वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपी से 2026 के लिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, आज हम लोग लेटेस्ट इन पैटर्न के इन्वायरमेंट के 100 सवालों का शानदार टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये आपको। जो यूपीपीएससी के लगातार एग्ज़ाम 2019 के बाद से जो पैटर्न चेंज होते आ रहे हैं, अब जो लेटेस्ट इन पैटर्न चल रहा है उसी के ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न पे आधार होगा ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पूरे सिलेबस का निचोड़ होगा, है ना। पूरे इन्वायरमेंट के सिलेबस का निचोड़ है, इसलिए सारे टेस्ट मैं पहले बता रहा हूँ स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे आपको, 4 स्टेटमेंट में है, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए ना। खाना पूर्ति के लिए नहीं टेस्ट दिया गया है, जो आपको हेल्पफुल हो, इसलिए इस टाइप के टेस्ट हम देते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट आप प्राप्त भी कर सकते हैं और 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी की जा सकती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से ज्वाइन करके आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2025 के भी मेंस का ग्रुप चल रहा है, मार्च में पेपर होगा। पूरे मेंस के ऑफिशियल सिलेबस के एक एक पॉइंट के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है आपके सामने, 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। जैसे कह रहा है हैमिश नेशनल पार्क जो है ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये लद्दाख में है। ठीक। दूसरा कह रहा है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार में है और कहाँ पे है, साउथ बटन आइलैंड में है। और भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में। केबुल लामजाओ ये नेशनल पार्क जो है ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखो आपको 4 फैक्ट मिले, 4 फैक्ट, है ना। ये होते हैं टेस्ट, ऐसे टेस्ट बनाए जाएंगे तब आपका पूरा रिवीजन जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू हो जाता है ना। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क अब कभी कोई पूछेगा तो तुरंत बता दोगे हैमिश नेशनल पार्क लद्दाख में, भाई बिल्कुल सही है। छोटा पूछेगा तो बता दोगे अंडमान निकोबार में है ना। मतलब अंडमान निकोबार में लोकेटेड है, साउथ बटन आइलैंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है वही है भाई। और पहला मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में हो जाएगा और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है और ये कैसा है, पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, बस चारों स्टेटमेंट सही है, यहाँ कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 2 में आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी यानी बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, जो ये बना था आर्टिकल या सेक्शन 38L सब क्लॉज ए ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू। भारत सरकार ने 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करके अपने राष्ट्रीय पशु बाघ संरक्षण के लिए एक अग्रणी पहल भी शुरू की थी। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है और भारतीय वन्यजीव संस्थान है, कई राज्य और वन एजेंसियों और संरक्षण एनजीओ की सहायता से 2006 से भारत सरकार की 4 वर्षीय बाघ जनगणना का नेतृत्व भी कर रहे हैं। यानी जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, ये लोग जो है इसको असैसिनेट कर रहे हैं, मतलब ये लोग कर रहे हैं इसको। टाइगर सेंसस जो है हर 4 साल में होता है, ये बता रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे गलत होगा, तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है और ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, 4 वर्षीय बाघ जनगणना होती है जो कि 2006 से चालू हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, इसमें आपको सही बताना है। कह रहे हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यानी जो आपका यूएन जनरल असेंबली है, आयोजित हुई थी विश्व पर्यावरण सम्मेलन से। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना अगस्त 1984 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के सहयोग से हुई। और ओकोलॉजी जो है, ओकोलॉजी शब्द पहली बार 1869 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल द्वारा दिया गया था, है ना। ओइकोलॉजी है ना, इकोलॉजी ओइकोलॉजी, जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हेकल 1869। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। महाराष्ट्र में जो वर्धा जिला है उसमें हिंगानी के पास स्थित है बोर टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व या टाइगर रिजर्व जिसको कहते हैं। तो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है, कह रहा है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। 1973 में बाघ का राष्ट्रीय पशु बन गया था, मतलब बाघ जो है राष्ट्रीय पशु बन गया था भारत का। उससे पहले शेर था यानी लॉयन था, उसके बाद टाइगर को बनाया हमने 1973 में, कह रहा है। और धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए भी वैश्विक प्रणाली की वकालत करने के लिए 23 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है भाई। कह रहा है इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं, 23 जुलाई को, टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिप्ड कैट एज वेल एज एडुकेट अ ग्लोबल सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा, तो यहाँ पे आपका पहला दूसरा तो देखिए सही है। इंटरनेशनल टाइगर डे की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग कब मनाते हैं, 29 जुलाई को, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। 29 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, 23 जुलाई को नहीं।
बाकी 1973 में हमने टाइगर को एज अ नेशनल एनिमल चूज़ करा, उससे पहले जो था लॉयन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी होगी। अब कह रहा है डीप इकोलॉजी जो है इसकी शुरुआत 1972 में नॉर्वेजियन दार्शनिक जो थे अर्नेस और अमेरिकी पर्यावरण जॉन सेंसेस, यानी डीप इकोलॉजी टर्म जो है 1972 में आया था बाय नॉर्वेन फिलोसोफर अर्नेस्ट नीस अलॉन्ग विद अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट जॉर्ज सेशंस। और वहीं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और विकास का एक मान्य सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वॉलेस द्वारा 1859 में प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, यहाँ पे सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही होगा। बाघ जनगणना रिपोर्ट जो 2022 में आई थी उसके संबंध में, ठीक है। अब जो नई रिपोर्ट आएगी वो 2026 में आएगी, पर प्रीलिम्स के बाद ही तक आती है, नवंबर दिसंबर तक आएगी। आपको 2022 वाली रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी प्रीलिम्स में, है ना, तो परेशान नहीं हो, यही फैक्ट काम आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को भारत की बाघ जनगणना के आंकड़े जारी किए और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में बाघों की जो जनगणना है 3167 से बढ़कर 18 से में मतलब 2967 थी, जो कि 22 में बढ़ के 3167 हो गई, है ना भाई। 4-4 साल में होता है, अब 26 में होगी तो 27 तक ही आएगा, देखिए, क्योंकि 23 में डाटे कहीं जाके रिलीज़ हुआ है, तो परेशान नहीं हो, 22 वाली ही लर्न करना 26 के पेपर के लिए। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में बाघ की संख्या में 6.7% की वृद्धि भी देखी गई है भाई। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, तीनों फैक्ट बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं, राज्यवार बाघ जनगणना 2022 के संदर्भ में बताना सही कौन सा होगा भाई, स्टेट वाइज जो टाइगर सेंसस हुआ है। ये टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है ना कि भारत के 18 राज्यों में 54 बाघ अभ्यारण्यों का नेटवर्क है जो 75,796.83 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। किसके अनुसार? टाइगर सेंसस के अनुसार। प्रेजेंट के अनुसार नहीं पूछा, जॉब का प्रेजेंट में तो टाइगर रिजर्व बढ़ गए, मतलब प्रेजेंटली आप देखोगे तो 58 हो गए, पर वो प्रेजेंट में नहीं पूछा, टाइगर सेंसस से पूछेगा तो 54। भारत में वर्तमान दुनिया की जंगली बाघ आबादी का लगभग 75% हिस्सा है, यानी भारत में ही 75% वर्ल्ड का टाइगर पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा 785 बाघों की आबादी एमपी में है और मध्य प्रदेश में मौजूदा 6 बाघ अभ्यारण्यों में से बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा बाघ है भाई। कहाँ पे? बांधवगढ़ में। अब यहाँ पे कौन सा आपको सही दिख रहा है? तो यहाँ आप कहेंगे सर चारों सही है ना, और इम्पॉर्टेंट डाटा है ये, आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा। एमपी में सबसे ज़्यादा, और एमपी में भी पूछेगा तो बांधवगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में आपको गलत की पहचान करनी है। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के पास वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि 1798 में बना था। और प्रसिद्ध भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे कोयलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जानते हैं, एमपी में है। रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले में रायगंज के पास है। और कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, जिसे वेमनट पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जानते हैं, ये केरल में प्रसिद्ध वेमनट झील के पास स्थित है, ठीक है। तो कौन सा गलत है भाई यहाँ पे, ये आपको बताना होगा। देखिए जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य बहुत फेमस, कोयलादेव घना उद्यान भी कहते हैं, ये एमपी में कहाँ से आ गया? ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना है भाई, कौन सा सही मिलान कर रहा है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार, और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, और नंदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों कहेंगे सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी बिहार में है, और खिजड़िया जो है गुजरात में है, भिंडवास हरियाणा हो गया, और नंदूर हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको सही बताना है। दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1979 में बना था भाई। कच्छ की खाड़ी भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी भारत का पहला बायो रिजर्व था, जिसे 1 सितंबर 1986 को अधिसूचित किया गया था। और असम का डिब्रू साइखोवा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आपके पास कितने सवाल आ गए, है ना। बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊँ, देखिए दुनिया का पहला बायोस्फीयर 1979 में आया, पर ये था कौन सा? तो ये था वाटर टन, है ना, वाटर टन बायोस्फीयर रिजर्व था ये, कनाडा में। दुनिया का पहला बायोस्फीयर बना था वाटर टन बायोस्फीयर रिजर्व कनाडा में, ठीक है। बाकी कच्छ की खाड़ी सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना था। और असम का डिब्रू साइखोवा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको जो है करेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्रोनोलॉजी में सेट करना है, कालानुक्रम में सेट करना होगा। जैसे अगस्त मलाई जो कि तमिलनाडु में यूनेस्को लिस्ट में कब आया बायोस्फीयर रिजर्व में,
अचनकमार अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ में है। कंचनजंगा सिक्किम और पन्ना जो है एमपी, है ना। इसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस कब मिला ये बताना है। तो जैसे अगस्त्यमलाई जो है तमिलनाडु का, इसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल करा गया था 2016 में यूनेस्को सूची में, है ना, यूनेस्को की लिस्ट में। और अचनकमार की बात करें 2012 में, याद भी रखना है कहाँ। कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है, 2018 में इसको स्टेटस मिला था। और मध्य प्रदेश में जो है पन्ना, इसको 2020 में, ठीक है। तो 2 1 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 1 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जिसे फरवरी 1993 में लॉन्च किया गया था भाई। और हाँ, विश्व हाथी दिवस जो है यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सबसे बड़ी भूमि स्तनपायी को संरक्षित करने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व जो है देश का 32वां हाथी रिजर्व है और तमिलनाडु का 5वां। भारत का सबसे पहला हाथी रिजर्व जो है हाथी अभ्यारण्य झारखंड सिंगभूम हाथी रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा भाई? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें, इसे केंद्र सरकार ने 1993 नहीं 1992 में लॉन्च करा था, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। वर्ल्ड एलिफेंट डे हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। अगस्त्यमलाई जो है 32वां हाथी रिजर्व है, तमिलनाडु का 5। और भारत का सबसे पहला हाथी रिजर्व जो है वो सिंगभूम हाथी रिजर्व है, झारखंड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सही बताना है आपको कौन सा होगा। जैसे मयूर झरना हाथी रिजर्व उड़ीसा, सिंगभूम झारखंड, लेमरू हाथी रिजर्व असम छत्तीसगढ़, चिरांग रीपू हाथी रिजर्व, कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है? देखिए अभी ऊपर करा ना, सिंगभूम हाथी रिजर्व एलिफेंट रिजर्व, ये झारखंड में हो जाएगा। और अगर बात करें मयूर झरना हाथी रिजर्व की, तो ये जो है आपका वेस्ट बंगाल में है। और लेमरू हाथी रिजर्व की अगर बात करें, लेमरू हाथी रिजर्व ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और चिरांग रीपू हाथी रिजर्व ये आपका असम में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कह रहा है कुकरेल मगरमच्छ पुनर्वास केंद्र एवं प्रजनन केंद्र ये उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये उड़ीसा में है। और सतकोशिया जॉर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ठीक है। कौन सा सही मैच कर रहा है इसमें से? देखो कुकरेल मगरमच्छ पुनर्वास केंद्र की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है भाई? ये कहाँ पे है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। तो ये तो ठीक है भाई, लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की अगर बात करें अगर, तो ये आपका एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में, ठीक। सतकोशिया जॉर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। तो यानी इस हिसाब से आप देखेंगे तो 14 का जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा 1324, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1324। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। गंगा कार्य योजना का जो पहला चरण है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 14 जनवरी 1989 को शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की। नमामि गंगे परियोजना 2014 में शुरू की गई थी। और 2016 में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को स्वीकृति दी थी या उसकी अधिसूचना जारी की थी। कब? 2016 में, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे गलत है अगर पूछेगा तो गलत हो जाएगा आपका पहला वाला, क्योंकि गंगा कार्य योजना का जो पहला चरण है वो 1986 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? प्रधानमंत्री राजीव गांधी के टेन्योर में 1986 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। इसमें सही बताना है कौन सा होगा। इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड हैज़ 23.39% ऑफ जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्री। यानी भारत अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है भाई, और इतने परसेंट जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, वो वन और पेड़ों से ढका है। जैविक विविधता यानी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1916 में अमेरिकी वनस्पति शास्त्री ऑर्थर हैरिस ने किया था। और जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल वॉल्टर जी रोसेन ने 1985 में किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम। कह रहा है इसमें सही बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। राजीव गांधी प्राणी उद्यान यानी जूलॉजिकल पार्क गुजरात, और शक्करबाग प्राणी उद्यान महाराष्ट्र, और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क असम, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा। यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? तो देखो वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर यानी गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राजीव गांधी प्राणी उद्यान ये आपका महाराष्ट्र में है, पुणे में। शक्करबाग प्राणी उद्यान की बात करें गुजरात में है आपका।
और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क आपका जो है ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही है। जैसे ये ग्रासलैंड्स और कंट्रीज़ के बारे में है सवाल। सबसे पहले है पेरिस, डोन्स, वेल्स और कैंटरबरी। तो बहुत ही आसान है, पता होगा आपको भाई। पेरिस उत्तरी अमेरिका में है, यानी नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा। डोन्स जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड पाए जाते हैं, डोन्स। और कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड के हैं, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड ग्रासलैंड है, वेल्ड ग्रासलैंड, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, एक और मैं आपसे पूछ लूँ, अगर एक ग्रासलैंड और पैम्पास ये कहाँ पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हो तो प्लीज़ बताइए। और एक और है लानोस, है ना, लानोस, ये कहाँ पाई जाती है। दो ग्रासलैंड, पैम्पास और लानोस। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। इसमें आपको मिलान करना होगा। जैसे अराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका मिलान करना है कौन कहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की बात करें अगर, या आपका अराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे है, जोधपुर में। अराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जोधपुर में है, ठीक है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान ये जोरहट में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोरहट में। और जोरहट है कहाँ, असम में। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, शिमला में हो जाएगा भाई, हिमाचल प्रदेश के। और उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, ठीक है। तो याद रहेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर है, ठीक है। कहाँ पे है, जबलपुर में है। अराइड फॉरेस्ट रिसर्च जो है ये आपका जोधपुर है। जोरहट में हो गया रेन फॉरेस्ट रिसर्च, हिमालयन हो गया शिमला, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका इस हिसाब से ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 में सही बताना है आपको, कौन सा सही होगा। हाइड्रोफाइट कह रहा है वह वनस्पति जो पानी की सतह पर उगती है भाई। और हाइग्रोफाइट वह वनस्पति जो उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ज़ेरोफाइट वह वनस्पति है जो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। और ट्रोपोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास की वनस्पति का एक प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें बताना है आपको, ये पवित्र उपवन है यानी सेक्रेड ग्रूव्स हैं और स्टेट्स हैं, कौन सा सही होगा। जैसे गुम्पा वन है, देवरा है, जोहरा है और कोविलकुडू है। तो पवित्र उपवन में गुप्पा वन की अगर बात करें, गुप्पा वन ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। देवरा की बात करें ये आपका कर्नाटक में है। देवरा कहाँ है, कर्नाटक में है। और जोहरा ठाकुरमा की बात करें ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में। और कोविलकुडू की बात करें अगर, तो ये आपका पुडुचेरी में हो जाएगा, कोविलकुडू पुडुचेरी, ठीक है। यानी ऑप्शन जो है 21 में यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको गलत बताना है भैया। क्या कह रहा है, समशीतोष्ण क्षेत्र में उगने वाले पौधों को मेगाथर्म्स कहते हैं भाई, मेगाथर्म्स कहते हैं। समशीतोष्ण यानी टेम्परेट में कह रहा है, टेम्परेट रीजन जितने होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और मेगाथर्म्स कह रहा है पौधों को गर्मी के मौसम में उच्च तापमान और सर्दी के मौसम में कम तापमान की आवश्यकता होती है भाई। वे पौधे जो अधिकतर अल्पाइन क्षेत्र में उगते हैं उनको माइक्रो थर्मस बोला जाता है। माइक्रो थर्मस है ना, जो ठंडी जगह पे उगते हैं, बहुत ऊपर अल्पाइन जहाँ बर्फ़ जम जाती है। और हेकिस्टोथर्मस बहुत ठंडे क्षेत्रों में उगते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो होगा, मेगाथर्म जो है ये टेम्परेट नहीं ट्रॉपिकल एरियाज़ में उगते हैं। कहाँ पे उगते हैं, ट्रॉपिकल जो एरियाज़ होते हैं, है ना, ट्रॉपिकल एरियाज यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ पे उगते हैं ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इसमें अब आपको सही बताना होगा कौन सा सही है। कह रहा है हाइड्रोपोनिक्स या हाइड्रोपोनिक खेती जो है मिट्टी की मौजूदगी के बिना पानी के पोषक माध्यम के घोल में पौधों की खेती करने की तकनीक है। यानी बिना जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, विदाउट सॉइल, प्रेजेंस ऑफ सॉइल के हाइड्रोपोनिक में। फिर एक्वापोनिक्स एक एकीकृत मछली और पौधे उत्पादन तकनीक है जिसमें अनिवार्य रूप से 2 उप प्रणालियाँ शामिल हैं। एरोपोनिक्स की बात कर रहा है मिट्टी की आवश्यकता के बिना या वायुमंडल में तैर रहे हाइड्रोपोनिक घोलों से जड़ों पर छिड़काव करके धुंध या हवा के वातावरण में पौधों को उगाने की प्रथा है ना। एरोपोनिक्स यानी हवा में पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों सही है ना। और आपको याद भी रखना है एरोपोनिक्स के बारे में, एक्वापोनिक्स के बारे में, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। इसमें आपको बताना है, क्रोनोलॉजी में सेट करना है, राष्ट्रीय या जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन कब बना था भाई। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। फिर राष्ट्रीय सौर मिशन है, जल मिशन है और राष्ट्रीय जो हरित भारत मिशन है, ठीक है। इसकी क्रोनोलॉजी सेट करनी है आपको।
तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की अगर बात करें तो ये बना था 2008 में। ठीक है। राष्ट्रीय सौर मिशन की अगर बात करें तो ये बना था 2010 में। राष्ट्रीय जल मिशन की बात करें अगर तो 2011 में बना था। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन की बात करें तो 2014 में बना था। ठीक है। तो इसकी क्रोनोलॉजी आप मिला सकते हो, ए हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। महावृक्ष पुरस्कार की जो शुरुआत है 1993-94 में राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला सासाकावा पुरस्कार पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को दिया जाता है। भारत सरकार ने 2013 में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की, जिसमें वन्य जीव संरक्षण से जुड़े व्यक्तियों या संस्थाओं को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा आपका गलत होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कोई नहीं होगा, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन 26 को ध्यान से पढ़ो, बताओ कौन सा सही होगा। यहाँ असम राज्य के जादव पायंग को भारत का वन पुरुष भी कहा जाता है, यानी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, कह रहा है जादव पायंग, असम का है ये। सलीम अली जिन्हें भारत का पक्षी पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है। तो सलीम अली को क्या बोलते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है भाई। तो देख लो कितने बढ़िया फैक्ट आपको मिल रहे हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया पता चल गया राजेंद्र सिंह, बर्ड मैन ऑफ इंडिया पता चल गया सलीम अली, और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग। 2009 में माइक पांडे को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीन और कैमरन डियाज के साथ टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्यावरण का नायक घोषित किया गया था। किसको करा गया था, माइक पांडे को। तो बताओ कौन सा यहाँ सही होगा भाई। तो आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इसमें अब आपको गलत बताना है भाई। कह रहा है वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है रोम में है, रॉटरडम कन्वेंशन का मुख्यालय रॉटरडम, बेजल कन्वेंशन का मुख्यालय बेजल और स्टॉकहोम कन्वेंशन का मुख्यालय स्टॉकहोम। तो बताइए कौन सा यहाँ पे गलत होगा। तो देखिए, वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करें अगर तो वेटलैंड इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे है, ये वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका वैंगनिंगन, यानी नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड वैंगनिंगन, वहाँ पे पड़ेगा आपका वैंगनिंगन। ठीक है। कहाँ पे है ये, नीदरलैंड। ये गलत है, बाकी सही मैच कर रहा है भाई। रॉटरडम कन्वेंशन रॉटरडम में हो जाएगा, और स्टॉकहोम कन्वेंशन अपना जो है स्टॉकहोम हो गया, बेजल कन्वेंशन बेजल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। मिलान करना है इसमें। वर्ल्ड डॉल्फिन डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड एक्वाटिक एनिमल डे। ठीक है। तो वर्ल्ड डॉल्फिन डे की अगर बात करें तो ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें, आर्द्रभूमि दिवस की 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाते हैं हम लोग, और विश्व जलीय पशु दिवस की बात करें तो वो 3 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है। अब इसमें सही बताना है आपको कौन सा सही होगा। यहाँ पे कह रहा है घोघला समुद्र तट जो है वो अंडमान और निकोबार में है, और पदुबिद्री समुद्र तट आंध्र प्रदेश में है, कोवलम समुद्र तट पुडुचेरी और थुंडी समुद्र तट लक्षद्वीप। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, आपका जो थुंडी समुद्र तट है, थुंडी बीच है, ये आपका लक्षद्वीप में है। ये बिल्कुल ठीक है, थुंडी द्वीप कहाँ पे है, लक्षद्वीप में हो जाएगा। घोघला की बात करें अगर, घोघला समुद्र तट ये द्वीप में है ना, जो दमन द्वीप है वहाँ पे पड़ेगा। और पदुबिद्री समुद्र तट की बात करें कर्नाटक में है भाई। ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है आपका। और कोवलम की बात करें ये तमिलनाडु में हो जाएगा आपका। कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु है ना। थुंडी सही है भाई बिल्कुल। ठीक है। चलिए 30 देखते हैं। अब 30 में कह रहा है भारत में अब 91 रामजार स्थल है। रामजार कन्वेंशन वेटलैंड एग्रीमेंट 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामजार में हस्ताक्षरित हुआ था। और रामजार कन्वेंशन वेटलैंड एग्रीमेंट को रामजार संधि भी कहा जाता है, और इसे वेटलैंड कन्वेंशन भी कहा जाता है, और 1975 में ये लागू हुआ था, कह रहा है। तो कौन सा यहाँ सही होगा भाई। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तीनों करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। और दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया देना, हमारे 3 पेड ग्रुप जो नए चल रहे हैं 2025 के मेंस के 3 नए पेड ग्रुप चल रहे हैं, पूरे जीएस के स्टडी मटेरियल के चल रहे हैं, जिसमें आपको जीएस 1 से 6 तक का पूरा स्टडी मटेरियल लेटेस्ट पैटर्न रिवाइज्ड एकदम अपडेटेड विद करंट अफेयर्स को लिंक कर गए ना। सिर्फ ऐसे नहीं, स्टैटिक की तो है नहीं भाई। GS2 GS3 कितना करंट ओरिएंटेड आपको पता है। 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी उसमें मिलेंगे आपको पूरे। ठीक है, कैसे आंसर लिखना है कैसे नहीं, विद मॉडल आंसर मिलेगा। करंट अफेयर्स पूरा मिलेगा, यूपी का भी करंट अफेयर्स मिलेगा, बजट इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ। ठीक है,
आंसर राइटिंग प्रोग्राम का भी बैच चल रहा है, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, और मेंस का ऐसे और हिंदी का भी बैच चल रहा है। 2026 की भी शुरुआत से सिलेक्शन तैयारी का ग्रुप चल रहा है। इन सबको आप ज्वाइन करके जिसमें भी आप इनरोल होना चाहते हैं, इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके इनरोल हुआ जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 31 देखते हैं। और 31 में पूछ रहा है भारत का सबसे उत्तरी रामसर स्थल वुलर झील, सबसे पूर्वी रामसर स्थल लोकतक झील, सबसे पश्चिमी रामसर स्थल नल सरोवर, और भारत का सबसे दक्षिणी रामसर स्थल अष्टमुडी लेक। यानी नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, है ना भाई। जैसे ही भारत है आपका, मतलब ये कह दिया। हाँ, ठीक है, नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न। नदर्न मोस्ट में कह रहा है रामसर साइड जो है वो वुलार है, ईस्टर्न में लोकतक है, वेस्टर्न में नर सरोवर है, और ये अष्टमुडी है। कौन सा सही है बताइए। तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, चारों बिल्कुल ठीक हो। अब अगला कह रहा है विश्व धरोहर स्थल, यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें अगर आप देखेंगे विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थल है जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की बात कर रहा है, उसके द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यानी विश्व धरोहर स्थल, इनको यूनेस्को द्वारा उनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के लिए नामित किया जाता है। और भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें से 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। और भारत में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध होने वाला पहला स्थल जो है वो चित्तौड़गढ़ किला है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है वो पहली साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो यहाँ गलत पूछ रहा है आपसे, तो यही गलत है भाई। चित्तौड़गढ़ कैसे, आपको पता होगा जो आगरा किला है, आगरा फोर्ट 1983 में सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आगरा फोर्ट शामिल हुआ था। ठीक है, इसके बाद यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में प्लीज इसका उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा निम्नलिखित में से। ठीक है, यहाँ पे सही क्या इनकरेक्ट कर लो, है ना, इनकरेक्ट गलत कौन सा है ना, इनमें से कौन सा गलत है। क्योंकि कह रहा है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने रिलीज करा है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान नई दिल्ली में 8 मार्च 2019 से। और ये जो एक्शन प्लान है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान या भारत शीतलन कार्य योजना, इसका जो एम है सस्टेनेबल कूलिंग एंड थर्मल कंफर्ट फॉर ऑल वाइल सिक्योरिंग एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। और ये जो एक्शन प्लान है 20 साल का रोड मैप बनाया गया 2018 से 38 तक के लिए। तो यहाँ पे गलत कोई नहीं है, तीनों सही है, इसलिए यहाँ पे सही की जगह पूछो गलत कौन सा है ना, तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी कौन सा गलत है। कह रहा है शीर्ष 5 राज्य जहाँ जल निकायों का प्रमुख उपयोग जो है मछली पालन में किया जाता है वो पश्चिम बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। शीर्ष 5 राज्य जहाँ जल निकायों का प्रमुख उपयोग जो है सिंचाई में किया जाता है वो झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात है। और जल कायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है, जो देश के कुल जल निकायों का 63% है भाई। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, अब इसमें आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत है। मनुष्यों में जो ब्लैक फुट डिसीज है, ब्लैक फुट डिसीज, ये कैडमियम के कारण होती, कह रहा है किसके कारण? कैडमियम के कारण। और क्लोरोसिस आमतौर पर तब होता है जब पत्तियों को क्लोरोफिल को संश्लेषित करने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक हैं, जबकि ऑप्टिकल स्मॉग द्वितीयक वायु प्रदूषक है, जो मुख्य रूप से ओजोन और पेरोक्सो एसिटाइल नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड से बना होता है। नीले हरे शैवाल को तालाब काई या तालाब मैल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह तालाब की सतह पर प्रचुर मात्रा में उगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ होगा पहला गलत। ब्लैक फुट डिसीज की बात करें अगर, तो ये आर्सेनिक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आर्सेनिक की। ठीक है, आर्सेनिक की कमी से होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ो, इसको ध्यान से, गलत बताना कौन सा गलत होगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है बीओडी, इसका उपयोग कार्बनिक पदार्थों की एरोबिक विनाशकारिता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द एरोबिक डिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जैविक विधि है जिसका उपयोग पानी में मौजूद कार्बनिक अणुओं के चयापचय की जैविक प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली घुलित ऑक्सीजन की कुल मात्रा को मापने के लिए करते हैं। यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द बायोलॉजिकल मेथड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज बाय माइक्रोब्स इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मेटाबोलाइजिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वाटर। पानी में मौजूद ऑक्सीजन गैस की कुल मात्रा को घुलित ऑक्सीजन
कहा जाता है यानी डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं। और पानी में मौजूद गैर यौगिक ऑक्सीजन या तो जलीय पौधे के प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद हो सकता है या घुली हुई वायुमंडलीय हाइड्रोजन गैस हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन डी है ये गलत है, क्योंकि पानी में आप देखेंगे जो मौजूद गैर यौगिक ऑक्सीजन होती है वो जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण में जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस हो सकती है, हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है राइजो फिल्ट्रेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे का उपयोग करके पानी से धातुएं निकाली जाती हैं। ठीक, और अपशिष्ट संघनन यानी वेस्ट कॉम्पैक्शन की बात कर रहा है। अपशिष्ट को यानी वेस्ट को संघनित करके उसकी मात्रा कम करने और अपशिष्ट को सघन बनाने की प्रक्रिया है। और वहीं वायु संचारण का जो उपयोग है अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, जिसमें घोल में हवा का संचार किया जाता है या बुलबुले बनाए जाते हैं। और वायवी की बात करें अगर, एरोबिक डिकम्पोजिशन कुछ जैव निम्नीकरण सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा जैव निम्नीकरण अपशिष्टों का अपघटन है। यानी एरोबिक डिकम्पोजिशन इज द वन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय यूज ऑफ सम बायोडिग्रेडेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि वायवी नहीं अवायवी होना चाहिए था, है ना। एन एरोबिक होता है, यहाँ एरोबिक नहीं, एन एरोबिक जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है बायोडिग्रेडेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है। ब्लैक कार्बन गैस या ब्लैक कार्बन डीजल इंजन, कोयला आधारित बिजली संयंत्र और जीवाश्म ईंधन को जलाने वाले अन्य स्रोतों से निकलने वाले धुंधला काला पदार्थ है। रेड होल माइनिंग की बात करें, ये पहाड़ी ढलानों पर बहुत छोटी से गड्ढे करके कोल वगैरह निकालते हैं, है ना। आमतौर पर 3.54 मीटर ऊंची होती है सिर्फ। और बायो स्टिमुलेशन कचरे में जो है माध्यम पर लागू होने वाले दूषित पदार्थों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जो बायो स्टिमुलेशन है इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव कंटेमिनेंट्स अप्लाइड टू अ मीडियम इन वेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 39 में आपको गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। भारत में 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया था और सिक्किम 2019 में भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया था। जेट्रोफा एक बायोडीजल फसल है और जेट्रोफा फूलों के पौधों की एक प्रजाति है जो शुष्क वातावरण और हानिकारक कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। और बायोस्फॉल्ट डामर का एक विकल्प है जिसे गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय संसाधनों से उत्पन्न करते हैं। और इथेनॉल की बात करें, ये एक प्रसिद्ध अल्कोहल है जिसका उपयोग हरित ईंधन के रूप में करते हैं। किसका? एथेनॉल का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत है ना, क्योंकि 2016 में सिक्किम जो है पूर्ण जैविक राज्य बना था, 2016 में, 19 में नहीं। ठीक है, 40 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा सही है। दक्षिण गंगोत्री की बात कर रहा है, अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था। मैत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र है और भारतीय अंटार्कटिका में स्थापित भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। कह रहा है दक्षिण गंगोत्री पहला है, मैत्री दूसरा है और भारती तीसरा है। तो कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 41 देख लो, यहाँ पे भी सही बताना है आपको। बायोडीजल जो है एक वैकल्पिक ईंधन है जिसमें डीजल जैसे गुण होते हैं जो वनस्पति तेलों के साथ अल्कोहल की एक सरल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा संश्लेषित होता है। और वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बायोडीजल खरीद नीति की घोषणा की थी जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गई। और भारत सरकार ने 30 अप्रैल 2019 को परिवहन उद्देश्यों के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रित बायोडीजल की बिक्री के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, इसमें भी सही बताना है आपको। ग्रीन फ्यूल की बात कर रहा है। ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसे इस्तेमाल किए जाने पर बहुत कम प्रदूषण करता है और इसके एक प्रकार को बायोफ्यूल भी कहते हैं। और वहीं ग्रीन फ्यूल बायोमास यानी पौधे या शैवाल सामग्री या पशु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। और वहीं पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के विपरीत नवीकरणीय ऊर्जा को भी हरित ऊर्जा और ईंधन का स्रोत माना जाता है। और ग्रीन फ्यूल में बायो एथेनॉल, बायोगैस, बायोडीजल और बायो हाइड्रोजन और बायो ब्यूटेनॉल आदि शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो 43 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा है जब किसी प्राकृतिक गैस क्षेत्र का दोहन किया जाता है तो प्राकृतिक गैस में मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों को तरलीकृत किया जाता है और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के रूप में निकाला जाता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस को खाना पकाने की गैस के रूप में उपयोग करने के लिए दबाव वाले टैंकों या सिलेंडरों में
संग्रहित करते हैं। बहुत कम तापमान पर प्राकृतिक गैस को तरलीकृत करते हैं यानी लिक्विफाइड करते हैं। और भारत में औद्योगिक और घरेलू दोनों उपयोगों के लिए प्राकृतिक गैस का उत्पादन और खपत की मांग बढ़ रही है भाई, देखो एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह की। तो सही कौन सा है? तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो 44 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा है। कह रहा ब्लैक कार्बन जो है ये एक अल्पकालिक प्रदूषक है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कह रहा है। और ब्लैक कार्बन एक प्रकार का एरोसोल है। ब्लैक कार्बन या कालिक जो है PM 2.5 का हिस्सा है। ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन, लकड़ी और अन्य ईंधन के अधूरे दहन से बनता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ सही हो जाएगा 2, 3, 4, पहला गलत हो जाएगा। ब्लैक कार्बन जो है ये क्या है? एक अल्पकालिक प्रदूषक है ना, जो CO2 के बाद ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। CO2 के बाद, कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद नहीं, ठीक है। 45 देख लेते हैं। चलिए, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। भारतीय पौधे के लिए रेड डेटा बुक जो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में प्रकाशित की जाती है। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की अवधि 2017 से 31 तक है। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जिसे पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था, इसको टॉप स्लिप के रूप में जाना जाता है, जो तमिलनाडु में है। और भारत का पहला महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लक्षद्वीप के कदमत जिले में है। यानी ओशियानिक नेशनल पार्क जो है भारत का कहाँ पे है? कदमत डिस्ट्रिक्ट, लक्षद्वीप में, ठीक है। तो बताओ भाई गलत कौन सा हो जाएगा? तो आपको मैं बता चुका इससे पहले वाले में ना, ओशियानिक नेशनल पार्क ये गुजरात में है ना, कच्छ जिले में है ना, गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है। चलो 46 में सही बताना है आपको कौन सा सही होगा। अमेजोन वन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन के अनुमानित 20% उत्पादन करता है। यानी सब 20% ऑक्सीजन अमेजोन फॉरेस्ट से आती है, जो कि ब्राज़ील में है। और नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड के संदूषण के कारण होता है, फ्लोराइड के कंटेमिनेशन के कारण। हाइड्रोजन ईंधन सेल जो है वाहन उत्सर्जक के रूप में पानी का उत्पादन करती है। और अधिकांश रेगिस्तानी जो पौधे हैं रात में फूलते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी कीट रात के दौरान सक्रिय होते हैं, ठीक है। कौन सा सही है भैया? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों सही, ठीक है। 47 में आपको गलत की पहचान करनी है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं जब अधिकतम तापमान विचलन सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है, तो इसे हीट वेव कहा जा सकता है, बशर्ते वास्तविक अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। कोरिंगा मैनग्रोव क्षेत्र भागीरथी नदी के डेल्टा पर स्थित है। और भारत सरकार ने वर्ष 2001 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया था। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड पास प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट इन द ईयर 2001। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि कोरिंगा मैनग्रोव क्षेत्र जो है ये गोदावरी नदी डेल्टा पे, भागीरथी नदी डेल्टा नहीं, गोदावरी, ठीक है। तो ये गलत है। 48 देखते हैं, इसमें बताना है गलत कौन सा है। कह रहा है ऊन एक गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है भाई, वुल इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित पानी जो है वो पाया जाता है। कोयला, गोबर और लकड़ी बायोमास ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं। और नीलगिरी का जो पेड़ है पर्यावरण के लिए खतरा है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो ऑब्वियसली ऊन जो है गैर बायोडिग्रेडेबल थोड़ी है, नॉन। ऊन जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, जाल वो घुल जाएगी भाई धरती में ना, प्लास्टिक थोड़ी है वो। तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सही बताना 49 में कौन सा सही होगा भाई। कह रहा है डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथेन एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है भाई, ठीक है। और टूटीकोरिन भारत का पहला हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से संचालित है। और लिमरिक जोन में फाइटोप्लैंक्टन बहुतायत में बढ़ता है। कुनैन का पेड़ उपोष्ण कटिबंधी जंगलों में पाया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो ये फाइटोप्लैंक्टन इंक्रीज इन अबंडेंस इन द लिम्टिक जोन, यानी जो लिम्निक जोन होते हैं, लिमिटिक जोन, वहाँ पे ये बढ़ते हैं, ये बात ठीक है। इसका मतलब ये है कि जहाँ तक सनलाइट जाएगी है ना, तो फाइटोप्लैंक्टन उतना ही ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए सही है, पहला गलत हो जाएगा। कारण क्योंकि ये जो है ये एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और जो आपका टूटीकोरिन है भारत का पहला हवाई अड्डा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोचीन भारत का पहला हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा से चल रहा है ना। और लिम्निक जोन में ये ठीक है। और कुनैन जो है ये गलत हो जाएगा। कुनैन नहीं, खेर का पेड़ जो है वो उपोष्ण कटिबंधी जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। खैर का पेड़ जो है, खैर ट्री, ये गलत है। 50 देख लेते हैं भाई, इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा सही है, ध्यान से पढ़ लो एक बार। कोपेन
का जो कथन है वो कहता है वनस्पति जलवायु का सही माप है, वेजिटेशन इज द करेक्ट मेजर ऑफ क्लाइमेट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उनका संरक्षण करना, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है भाई, सतत विकास है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने किया और पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आपका 5 सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे 2 अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसको इकोटोन कहते हैं, यानी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो जोन्स होते हैं उसकी बात कर रहा है। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था केवल इसके जल को प्रदूषण मुक्त बनाना था। समुदाय सामुदायिक परिस्थितिकी के अध्ययन के लिए अध्ययन इकाई है भाई। कम्युनिटी इज दी स्टडी यूनिट फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी। और बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा अंततः सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होती है भाई। बायोमास एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सब हमें मिलती है सूर्य से। तो देखिए यहाँ पे पहला गलत होना चाहिए, क्योंकि इकोटोन जो होता है 2 डिफरेंट इकोसिस्टम मिलते हैं, 2 डिफरेंट इकोसिस्टम, जैसे जल है और ये ज़मीन है, इसके बीच का जो होगा ये ट्रांजिशन जोन है, उसको इकोटोन बोलते हैं ना। तो बाकी सही है, 2, 3, 4 सही होगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 52 में गलत बताना है। अब अगला कह रहे हैं इसमें गलत में, जैसे आपका है नेक नामपुर झील, इस पर फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड का जो उद्घाटन है, किसका? फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड का उद्घाटन 2 फरवरी 2018 को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर किया गया था। 3000 वर्ग फीट में फैला फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड जो है ध्रुवांश, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और रंगारेड्डी जिला प्रशासन और अन्य संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने इसे देश में सबसे बड़े फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड के रूप में पहचाना है भाई। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सी वाला गलत है, क्योंकि जो आपका है कौन, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसे सबसे बड़े फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड के रूप में पहचाना है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके बाद है पारिस्थितिकी आला, यानी इकोलॉजिकल नीड्स represent the range of condition that it can tolerate the resources it utilize and its functional role in ecosystem। यानी पारिस्थितिकी आला जो है उन परिस्थितियों की सीमा को दर्शाता है जिनमें यह अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को सहन कर सकता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र में इसके कार्यात्मक भूमिका को दर्शाता है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2022 को डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है और फेडरिक क्लेमेंट्स ने पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान कहा है। फेडरिक क्लेमेंट हैव कंसीडर्ड इकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 54 पे सही बताना आपको। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले यूज़ जो है 1935 ईस्वी में एजी टेंसले ने करा था, ठीक है। इकोसिस्टम का यूज़ करा एजी टेंसले ने करा। सौर ऊर्जा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक और प्रेरक शक्ति भी है। पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिशील प्रणाली है जो बायोम और आवास या भौतिक पर्यावरण से बनी होती है। सभी स्वपोषी पौधे और शैवाल जो है प्राथमिक उत्पादकों की श्रेणी में आते हैं भाई, सारे ऑटोट्रॉफिक प्लांट जो हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 55 को ध्यान से पढ़िए। अपघटन की प्रक्रिया जो है कवक और बैक्टीरिया द्वारा पूरी की जाती है, यानी प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन इज कंप्लीटेड बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक क्लोरोफिल युक्त पौधे जैसे काई, घास और पेड़ शामिल है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी और पानी का ऑक्सीकरण होता है और अपघटकों को प्रकृति के सफाई कर्मी कहा जाता है, ठीक है। यानी जो डिकम्पोजर हैं उसको क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, सही की पहचान करनी है इसमें। कह रहा है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान एक प्रकाश संवेदनशील एजेंट के रूप में कार्य करता है। मैग्नीशियम पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नीले और लाल प्रकाश के क्षेत्र में तेज होती है और ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को पारिस्थितिकी तंत्र का पंपिंग हार्ट कहा जाता है। एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल इज कॉल्ड पंपिंग हार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं। 57 में आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है लिग्रिन यानी सैकेराइड और चिटिन
इसकी मात्रा अधिक होने पर अपघटन की दर कम हो जाती है। नाइट्रोजन से भरपूर और लिग्निन में कम होने वाला मलबा जो है अपेक्षाकृत तेजी से विघटित होता है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है समुद्र या महासागर है भाई, जो स्टेबल इकोसिस्टम है। और जीवमंडल एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तत्वों से मिलकर एक बड़ी इकाई बनाता है, यानी बायोस्फीयर जो है कंसिस्ट ऑल द इकोलॉजिकल एलिमेंट इन अ जोग्राफिकल एरिया टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है आपको। बैंगनी प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है और लाल में सबसे ज़्यादा। पौधों में क्लोरोफिल आमतौर पर केवल पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषक अंग कहा जाता है। शैवाल और हाइड्रिला जो है इसका पूरा शरीर जो अक्सर पानी में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषक होता है। और जहाँ उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु होती है वहाँ अपघटन कम होता है, कह रहा है ना। डिकम्पोजिशन इज़ वेरी लो वेयर देयर इज़ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो बताइए यहाँ पे सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही, चौथा गलत है। क्योंकि उच्च तापमान की बात करें, आर्द्र जलवायु की बात करें, वहाँ अपघटन जो है कम नहीं होगा, वहाँ अपघटन जो है बहुत तेज़ी से हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर भाई डिकम्पोजिशन जो है बहुत फास्ट हो जाता है अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। तो इसलिए 3 सही है, 1 2 3। 59 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा? कह रहे 10% का जो नियम है वो लिंडमैन नामक जीव विज्ञानी उन्होंने प्रतिपादित किया, 10% लॉ लिंडमैन ने। सबसे कम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता पूर्ण रेगिस्तान, नंगे चट्टानी भागों और हिम आच्छादित क्षेत्रों में दर्ज की गई है। सर्वाहारी जानवरों को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है और शीर्ष उपभोक्ताओं को सबसे कम, यानी जो ओमनीवोर्स हैं रिसीव द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टॉप कंज्यूमर्स रिसीव लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में या उससे बाहर तत्वों के स्थानांतरण से जुड़ा है, यानी जियोकेमिकल साइकिल इज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ एलिमेंट्स इनटू और आउट ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि भाई ओमनीवोर को नहीं, हर्बीवोर जो होगा भाई, है ना, हर्बीवोर यानी जो शाकाहारी जानवर होंगे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी पाते हैं वो शाकाहारी जानवर ही पाते हैं भाई। हर्बीवोर है, फिर उनको खाने वाले कौन होंगे? उनको हंट करेगा आदमी, है ना। जो आपका क्या होगा, कार्निवोर होगा, ओमनीवोर होगा, वो तो एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाती है ना, 10% जो लॉज है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 60 में सही बताना है आपको। बायोमास का पिरामिड जो है विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का अंदाजा है, यानी पिरामिड ऑफ बायोमास गिव एन आइडिया ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। चौथे ट्रॉपिक स्तर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मानव है भाई। और पृथ्वी की ऊपरी परत और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा मिलकर लिथोस्फीयर बनाता है भाई। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट जो है मेंटल का टुगेदर मिलकर लिथोस्फीयर बनाता है। कोर जो है पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा और इसे बैरीस्फीयर कहा जाता है। कोर को क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट पार्ट है अर्थ का, इसको बोलते हैं बैरीस्फीयर। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 61 देख लेते हैं। और दोस्तों हमारे पेड ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, जिसमें GS 1 से 6 तक के पूरे नोट्स मिलेंगे। और आप देखते हैं GS 1 के 15 पॉइंट का जो सिलेबस है, GS 2 का 22 पॉइंट का, 18 पॉइंट का, सब सिलेबस के पॉइंट से ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चाहे 2018 से लेकर 24 का कोई भी पेपर उठा के देखना और सिलेबस से मैच करना, वही पॉइंट उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, यही टॉपिक है, यही सवाल पूछ लेता है ना। तो मेंस बहुत ही आसान है, बस आपके पास नोट्स होने चाहिए, पढ़िए, आंसर राइटिंग करिए। मेन हर्डल है प्री, और प्री में भी आप देखोगे 150 में 134 सवाल इस बार SCS के कंटेंट से आए थे। हर बार आप कट ऑफ से बहुत ज़्यादा तक क्लियर कर सकते हैं अगर SCS की जो प्री का मटेरियल है उसको पढ़ते हैं, फैक्ट्स अलग से, टेस्ट और क्विज की प्रैक्टिस करते हैं, तो आराम से कट ऑफ आप निकाल सकते हैं। 2026-25 इसकी पूरी तैयारी आप कर सकते हैं इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में गलत बताना है भाई, कौन सा है। आमतौर पर कह रहा है जब हम पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ते हैं तो तापमान जो है 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है। सतह का 75% भाग जो है वो अवसादी चट्टानों से ढका है और शेष 25% भाग आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। आग्नेय और कायांतरित चट्टानें भूपर्पटी के निर्माण में 95% योगदान देती हैं, यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है कंट्रीब्यूट करती है 95% टू फॉर्मेट द फॉर्मेशन द क्रस्ट। और इसी के साथ अवसादी चट्टानें जो है भूपर्पटी के निर्माण में सिर्फ 5%, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जो है सिर्फ 5%, इग्नियस और मेटामॉर्फिक 95%। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा है 1962 में प्रकाशित पुस्तक जो है साइलेंट स्प्रिंग, जिसने दुनिया में पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी,
रेचल कॉर्सन द्वारा लिखी गई थी। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू करा गया था भाई। ग्रीन वॉर रूम 2020 में लॉन्च किया गया था, ग्रीन वॉर रूम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 63 देख लो, इसमें सही की पहचान करनी है। फोटो सेल जो है इसका उपयोग अग्नि अलार्म में किया जाता है भाई। फोटो सेल इज यूज्ड इन फायर अलार्म। लियोपोल्ड मैट्रिक्स एक पर्यावरण प्रभाव आकलन पद्धति है। और इंडिया अर्बन जो है ऑब्जर्वेटरी नई दिल्ली में स्थित है। समुदायों का वह पूरा क्रम जो किसी विशेष क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है वह क्रमक कहलाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? चारों स्टेटमेंट आप यहाँ सही कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब इसमें भी सही बताना है कौन सा सही होगा। नई दिल्ली में कह रहा है भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जो संस्थान है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसकी स्थापना 5 जून 1980 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर करी थी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार अगर देखें तो कोई प्रजाति तब विलुप्त मानी जाती है जब वह 50 वर्षों से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। और मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो एफ ई क्लेमेंट्स ने किया था। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसने प्रोपाउंड करी थी? एफ ई क्लेमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा बांध के कारण होने वाले जल भराव और लवणता के खिलाफ वर्ष 1977 में मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। हीलियम एक निष्क्रिय और ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग जो है मौसम संबंधी अवलोकन के लिए गुब्बारे भरने के लिए किया जाता है। और ग्रीन मफलर जो है लकड़ी के पेड़ हैं एक तरह से ये, जिन्हें ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए अधिक शोर वाले स्थानों के पास लगाया जाता है, ग्रीन मफलर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हैं भाई, 1 2 3, ठीक है। चलो क्वेश्चन 60C में अब आप 66 में गलत देखते हैं। कह रहे हैं आर्गेमोन के बीजों जो है, आर्गेमोन के बीजों, इनका इस्तेमाल जो है आमतौर पर सरसों के बीजों में मिलावट के रूप में करते हैं भाई। और एथेनॉल जो है मक्के से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि बायोडीजल का जो उत्पादन है वो जेट्रोफा, पेंगो और पोंगामिया और सूरजमुखी से किया जाता है। एथेनॉल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मेज वाइल बायोडीजल इज प्रोड्यूस फ्रॉम जेट्रोफा, पोंगामिया एंड सनफ्लावर। गोवा का जो चुराव द्वीप है ये एक संरक्षित मैनग्रोव क्षेत्र है, यानी चुराव आइलैंड इन गोवा इज प्रोटेक्टेड मैनग्रोव एरिया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है गलत पूछ रहा है तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 67 देख लेते हैं। भूटान दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश है। भूटान वॉज द फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि को कार्बन निषेचन कहा जाता है भाई, है ना। द इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 68 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा है आर्ने डेके ईडे नेस, इन्होंने वर्ष 1972 में या वर्ष 1973 में पहली बार डीप इकोलॉजी शब्द गढ़ा था। आर्ने डीके ईडे नेस हैड फर्स्ट कॉइन द टर्म डीप इकोलॉजी इन द ईयर 1973। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र जो है वो जामनगर में है। और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में सीधे योगदान नहीं करते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू डायरेक्टली टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत होगा? स्थिर जल अधिवास जैसे कि आर्द्र भूमि है, तालाब है, झील है, जलाशय है, ये लैंटिक अधिवास के अंतर्गत आते हैं, यानी स्टैग्नेंट वाटर हैबिटाट्स जो है कम अंडर लैंटिक हैबिटाट्स। पोषण स्तरों में शाकाहारी जीवों को सबसे अधिक पोषण जो मूल्य प्राप्त होते हैं। हर्बीवोर रिसीव द हाईएस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यूज अमंग दी न्यूट्रिशनल लेवल। साइलेंट वैली केरल में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एक क्षेत्र है। साइलेंट वैली इज एन एरिया ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन केरल। और राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भाई। राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड कंट्रीज बेस्ट अवार्ड है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? गलत होगा, माफ़ कीजिएगा। तो गलत हो जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि पोषण स्तर में आप देखेंगे जो सर्वहारी है ना, सर्वहारी जीव, उनको सबसे अधिक पोषण वैल्यू मिलेंगे, जो सब कुछ खा सकें भाई। सिर्फ शाकाहारी को सबसे ज़्यादा पोषण कैसे मिलेगा? जो सब खा लेगा उसको मिलेगा। 70 पे आ जाते हैं। गलत की पहचान करनी है।
क्या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी पारिस्थितिकी पदचिन्ह, इसकी माप की जो इकाई है वो वैश्विक हेक्टेयर या ग्लोबल हेक्टेयर है कह रहे हैं। वन सर्वेक्षण में आमतौर पर हल्के हरे रंग में दिखाए गए जंगली क्षेत्रों की जो सीमा है उसको ग्रीन वॉश कहा जाता है। और बंगारी मथाई ने 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था और ग्रीन बेल्ट आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? बंगारी मथाई ने। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 71 देख लेते हैं। 71 में आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत होगा। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ उससे अनुच्छेद 48 से हमने जोड़ा 48 है, जो कहता है राज्य में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के बारे में, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में 48 है। संविधान की अनुसूची 7 केंद्र और राज्यों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार देती है, यानी समवर्ती सूची में आता है एनवायरनमेंट। और संयुक्त राज्य ने 2010 से 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस यानी इंटरनेशनल अर्थ डे मनाने की घोषणा करी। और भारतीय संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधान भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे गलत की बात करें अगर, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि 2009 से इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है, यूएन ने। 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग अर्थ डे। चलो क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। गलत की पहचान करनी है। वह प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरे झील के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे लिम्निक कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या को या पर्यावरण की समस्या से जुड़कर दुनिया को बचाना है। तो यहाँ कौन सा गलत होगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। ISO 14,000 जो है, ISO 14,000 इन मानकों का एक समूह है जो संगठनों को उनके संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रस्तावक थे। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और फसल चक्र के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव हो जाता है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल बिकम पॉसिबल थ्रू क्रॉप रोटेशन। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 74 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। सामाजिक वानिकी जो शब्द है इसका प्रयोग पहली बार वन वैज्ञानिक जो थे JC वेस्टोबी इनके द्वारा करा गया था। JC वेस्टोबी। द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय फॉरेन साइंटिस्ट JC वेस्टोबी, ठीक है। सतत विकास का विचार पहली बार कह रहा 1971 में क्लब ऑफ रोम नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित हुआ था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। कार्बन टैक्स पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन में चर्चा हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका बी, क्योंकि सतत विकास का विचार सबसे पहले आया था 1972 में, ठीक है, क्लब ऑफ रोम नामक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा 1972। 75 नंबर देखते हैं। सही की पहचान करनी है। कार्बन क्रेडिट की बात कर रहा है। कार्बन क्रेडिट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर तय की गई कीमतों के आधार पर खरीदा और बेचा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने पहली बार 1970 के दशक में इसका कार्बन ट्रेडिंग सिद्धांत पेश किया था, जिसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में कटौती करना था। और कार्बन टैक्स जो है कार्बन का वह मूल्य जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन ईंधन के जलने से उत्सर्जित होता है, और यह एक प्रकार का पर्यावरण कर है, यानी इकोनॉमिक मतलब इन्वायरमेंट टैक्स है एक तरह से। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे भी तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो 76 नंबर देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा है एंडोसल्फान एक आर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक और एसारी साइड है। क्या है? फिर से देख लो। एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक और एरिसाइड है। आंध्र प्रदेश में स्थित केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य पेलिकन तथा समुद्री पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और चमगादड़ और उल्लू को प्रकृति का रडार कहा जाता है। चमगादड़ और उल्लू को। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 और 2 सही, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि चमगादड़ को ही बोलते हैं प्रकृति का रडार, उल्लू को नहीं। सिर्फ चमगादड़ जो है ना, बैट्स कॉल्ड नेचर्स रडार। चलो 77 में सही की पहचान करते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। ओजोन सांद्रता की इकाई डॉप्सन है ना, ओजोन कंसंट्रेशन की यूनिट डॉप्सन है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह काम करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज जो है जोसेफ फूरियर ने 1824 में की। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कार्बन ट्रेडिंग द्वारा रोका जा सकता है।
तो कौन सा सही होगा यहाँ पे पाँचों सही हो जाएंगे। ठीक है, 78 देख लेते हैं। 78 क्या कह रहा है, सही बताना है इसमें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भूमि के चारों ओर ओजोन परत के क्षरण का कारण है, जो इसे हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन क्षरण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का जो पहला प्रयास है 1985 में वियना ऑस्ट्रिया में ये शुरू किया गया था, मतलब एक सम्मेलन में। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए पहला जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1987 में मॉन्ट्रियल में हुआ, और नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया द्वारा ओजोन को नष्ट कर देती है। कौन सा सही है भाई यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों ठीक है ना, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए डरिए मत आप, 10-10 करिए, 15-15 क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे, आपको टफ लग रहे होंगे पर आपका पूरा इन्वायरमेंट रिवाइज हो जाएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि पूरे सिलेबस का निचोड़ बना के दिया गया इस टेस्ट में। चलिए 79 में आपको बताना है गलत कौन सा है भाई। कह रहे हैं धुंध जो है मुख्य रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उत्सर्जित होती है। ओजोन की उच्चतम सांद्रता उच्च अक्षांशों पर पाई जाती है, यानी हाई लैटिट्यूड में पाई जाती है, और न्यूनतम सांद्रता जो है भूमध्य रेखा के पास। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करने से संबंधित है, और ओजोन गैस हीलियम का एक अपरूप है जिसके प्रत्येक अणु में 3 परमाणु होते हैं भाई। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो भाई ओजोन गैस हीलियम का प्रतिरूप कैसे हो जाएगा? ऑक्सीजन का प्रतिरूप है ना ओजोन, तो ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतिरूप है ना कि हीलियम का। ठीक है, 80 नंबर देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है भाई। सुपरसोनिक जेट विमान जो है इनके उड़ने से ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचता है भाई, है ना, उसकी लेयर हटती है उससे जो गैस निकलती है। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। ब्राउन एयर शब्द का इस्तेमाल जो है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए करते हैं भाई। और आई स्कोर जो है ये जलवायु परिवर्तन के क्रायोजेनिक संकेतक हैं। कौन? आई स्कोर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे चारों ठीक है। ठीक है, चलो 81 देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। हाईएस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता के मामले में सबसे समृद्ध क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्र को अनंत कठिनाइयों का क्षेत्र कहते हैं, और सवाना क्षेत्र बड़े खेलों की भूमि या बिग गेम कंट्री के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? सवाना। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों ठीक है। 82 नंबर देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे किसी क्षेत्र में पेड़ उगाने के लिए न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैनग्रोव वनस्पति जो है वो देश की कुल मैनग्रोव की 50% है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है राइबोबियम, एजोटोबैक्टर, नीले हरे शैवाल और क्लास्ट्रोडियम जैसे जीवों द्वारा किया जाता है। और जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो डिकम्पोजर उन्हें तोड़ देते हैं, डिकम्पोजर नहीं, इसको डीकम्पोजर करो, डीकम्पोजर उन्हें तोड़ देते हैं और वातावरण में कैल्शियम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? देखिए किसी भी क्षेत्र में पेड़ उगाना है आपको तो न्यूनतम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अगर आपको कहीं भी पेड़ उगाना है तो वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर देखो 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चलो 83 देखते हैं, सही बताना है आपको। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका की बात कर रहा है। इसमें सवाना बायोम को अमेजॉन बेसिन द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है उत्तरी भाग लानोस और दक्षिणी भाग कैंपोस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो मीथेन, ओजोन और जलवाष्प के साथ अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। और वहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की मात्रा को कम करती है। और ताजमहल के संगमरमर का पीला पड़ना जो है वो एसिड रेन की वजह से होता है, अम्लीय वर्षा की वजह से होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, 84 नंबर देख लेते हैं, गलत की पहचान करो भाई। कह रहा पारे के जहर से मिनमाता रोग होता है जिसके परिणाम स्वरूप विकलांगता या मृत्यु होती है। और वहीं फ्लाई ऐश जो है वो जली पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा डालती है जिसका खाद्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस बायोगैस का सबसे शुद्ध रूप है जिसमें ये सभी अशुद्धियों को हटाने के बाद 93% मीथेन गैस होती है। और भारत का पहला बायो सीएनजी ईंधन जो है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गलत। क्यों? क्योंकि सीएनजी की बात कर रहा है, एलपीजी नहीं। सीएनजी जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ बायोगैस है। ठीक है, कौन? सीएनजी, ना कि एलपीजी, ये आपको याद रखना है। 85 देखते हैं, गलत बताना है। प्राकृतिक गैस में 85% मीथेन, 10% एथेन, साथ ही प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और अन्य एल्किन शामिल है। गैसोहोल जो है जेट्रोफा के पेड़ से प्राप्त होता है। ई कोली और कोली जो रूपी बैक्टीरिया है उस पानी में अधिक पाए जाते हैं जिसमें कार्बनिक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी गुजरात में अमलाखेड़ी है।
तो बताइए यहाँ पे कौन सा गलत होगा। तो देखो भैया, गैसोहोल जो है वो गन्ने के रस से प्राप्त होगा, ना कि जेट्रोफा से। गैसोहोल का इससे प्राप्त होता है गन्ने के रस से, है ना, गन्ने के रस से। वही एथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं, देख रहे हो आप। चलो, निम्नलिखित में से गलत बताना है 86 में कौन सा गलत होगा। कोयला जो है गोंडवाना भूमि की तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे अच्छा प्रकार है और पीट सबसे खराब। भारत में सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो दामोदर घाटी में है। और 87% से अधिक कोयला भंडार जो है दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी घाटी में। तो यहाँ गलत आप देखेंगे ऑप्शन डी जो है वो गलत है ना, क्योंकि 97% से अधिक जो है वो मिलता है हमें कोयला कहाँ, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी घाटियों में 97% से भी ज़्यादा। 87 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहे हैं पिछले 40 वर्षों में भारत में जो मैंग्रोव की संख्या है वो 50% से भी कम हो गई है ना। और वहीं चक्रवात, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं और घरों और बाज़ारों के निर्माण जैसी मानव जनित गतिविधियां मिट्टी के कटाव और मिट्टी के अवसादन का कारण बनी है, जिससे मैंग्रोव नष्ट हो गए हैं। मैंग्रोव अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र और पेड़ों की ऊंचाई 8 से 20 मीटर तक हो सकती है। और भारतीय मैंग्रोव जो है वो पूर्वी और पश्चिमी तट यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फैले हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही है। ठीक है, 88 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। अल्पाइन और टुंड्रा वन भारत में प्राकृतिक वनस्पति का एक और प्रकार है। 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगने वाली वनस्पति को आमतौर पर अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। सौंदर्य एक प्रसिद्ध मैंग्रोव वृक्ष है जो मुख्य रूप से ज्वारीय जंगलों में पाया जाता है और इसी वृक्ष के नाम पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के वन जो है सुंदरवन बने हैं। दक्षिण भारत के वर्षावन भारत में प्राकृतिक वनस्पति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ठीक है, द रेन फॉरेस्ट ऑफ सदर्न इंडिया आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ह्यूजली टू नेचुरल वेजिटेशन। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे भाई ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि 3600 मीटर से अधिक, 3200 नहीं, ऊंचाई पर जो उगने वाली वनस्पति हैं वो अल्पाइन कहलाती हैं। 89 में गलत की पहचान करनी है। 89 में गलत बताना है कौन सा है। शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जो वन है मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय में 1500 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। शीतोष्ण सुई पत्ती या शंकुधारी वन प्रकार के वन हिमालय में 1700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यानी टेम्परेट नेडल लीफ और कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है ये आपको इतनी ऊंचाई में मिलेंगे। उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन को पर्णपाती वन भी कहा जाता है, क्योंकि वे गर्मियों में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और ऑल्सो नोन एज डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो बताओ यहाँ पे कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं भाई। 90 क्या कह रहे हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में प्राकृतिक वनस्पति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं भाई। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेचुरल वेजिटेशन। पेड़ों की वृद्धि आमतौर पर सबसे अच्छी होती है जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और शुष्क मौसम छोटा होता है। इस प्रकार के वन जो है पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मैदान और उत्तर पूर्वी भारत के बरसाती ढलान में पाए जाते हैं। और इन वनों में पेड़ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और लगभग 60 मीटर और उससे ज़्यादा की ऊंचाई तक पहुंच भी जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, हमारे पेड ग्रुप का अगेन मैं आपको रिपीट करा दूँ, आप भूल गए हैं तो हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप जो है मेंस का और यूपीपीसी प्रीलिम्स का 2025 का मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। इसकी जो मेंस है वो मार्च में जाके होगा आपका, फरवरी या मार्च में। तो बहुत समय आप पूरी तैयारी कर सकते हैं एकदम शुरुआत से सिलेक्शन की। और 2026 के प्री और मेंस के ग्रुप भी चालू हो चुके हैं, जिनको आप ज्वाइन करके पूरा एक्सेस ले सकते हैं, तैयारी के बहुत करीब पहुंच सकते हैं आप, क्योंकि हर एक चीज़ लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको प्रिपेयर कराई जाती है इस ग्रुप में। चलिए, इसमें देखिए गलत की पहचान करनी है भाई। कोप 3 13-26। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, बाली एक्शन प्लान कोप 13, पेरिस समझौता ये कोप 21 में हुआ था, कोप 26 में नहीं, है ना। पेरिस समझौता कब हुआ था, कोप 2021 में। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 92 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई। 92 में कौन सा गलत होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कह रहा है वायुमंडलीय कार्बन मोनोऑक्साइड इससे मुक्त होकर पौधे और मिट्टी में जमा होने वाले कार्बन को ग्रीन कार्बन कहते हैं। और वहीं वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायुमंडलीय कार्बन का 55% महासागर द्वारा अवशोषित होता है। और वहीं पार्टियों का सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन का सर्वोच्च निर्णय लेने का वाला निकाय है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करने और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन का गठन किया गया है।
तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ आप देखेंगे द कार्बन नहीं है ना, यहाँ पे क्या होना, द कार्बन दैट इज रिलीज फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, थ्रू द फोर्सेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस से CO कहाँ निकलता है? CO2 निकलता है ना, ये तो बचपन में पढ़ा होगा NCERTs में। चलिए 93 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने पहली बार 1970 के दशक में कार्बन ट्रेडिंग सिद्धांत दिया। भारत ने 23 जनवरी 2001 को जैव सुरक्षा पर कार्टेजना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। नागोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2016 को लागू हुआ और ये जैविक विविधता पर कन्वेंशन पर एक पूरक समझौता है। यानी नागोया प्रोटोकॉल ये 12 अक्टूबर 2016 को आया एंड दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्रोमाइज ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कार्बन टैक्स एक ऐसा कर है जो उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाता है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल जो है ये 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ है। ठीक है, 12 अक्टूबर 2014 को। 94 देख लेते हैं क्या कह रहा है 94। नैरोबी घोषणा, मॉन्ट्रियल, डरबन और दोहा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जैसे नैरोबी की बात करें, नैरोबी डिक्लेरेशन ये हुआ 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2005 में होता है। डरबन सम्मेलन की बात करें 2011 में और दोहा जलवायु परिवर्तन 2012 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो इसको भी आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। कोपेनहेगन समिट, वार्सो और लीमा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और आपका मार्केश उद्घोषणा। तो बताइए इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी। कोपेनहेगन जो शिखर सम्मेलन है 2009 में होता है भाई। वार्सो पैक्ट की बात करें अगर, वार्सो पैक्ट तो ये 2013 में होता है। लीमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014 में होगा और मार्केज उद्घोषणा की बात करें 2016 में। ठीक है, अब आपको बताना है मार्केश कहाँ है, लीमा किसकी राजधानी है, वार्सो किसकी है और कोपेनहेगन किसकी है। ये बताओ, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा। इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो 96 देख लेते हैं। कह रहा है ऑयल जैपर एक पर्यावरण अनुकूल तकनीकी है जिसे तैलीय कीचड़ और तेल रिसाव का पता लगाने के लिए विकसित करते हैं। यानी ऑयल जैपर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, डेवलप करी गई है द डिटेक्शन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयल स्पिल। जैसे समुद्र वगैरह में पानी फैल जाता है अगर, तो कहते हैं उसको इसी से निकालते हैं। मतलब पानी फैल जाता है ना समुद्र में, जो तेल नहीं ऊपर हो जाता भाई, शिपें लीक कर जाती हैं जब। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक अवशोषक को कार्बन सिंक कहा जाता है। कोरल रीफ को महासागरों के उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहा जाता है। कोरल रीफ आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन। प्रशांत महासागर का सोलोमन द्वीप जल स्तर में वृद्धि के कारण डूबने की कगार पे है, सोलोमन आइलैंड। कौन सा सही है? तो यहाँ आपको देखेगा चारों सही है ना, सोलोमन आइलैंड का है पैसिफिक ओशन में। 97 में आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है विश्व मौसम संगठन जो है, मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो 278 ppm है। विश्व का वार्षिक औसत सतही वायु तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। वायुमंडलीय CO2 को स्रोतों से सिंक में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होने में 20 से 50 वर्ष तक समय लगता है और पृथ्वी का की जो ऊष्मा अवरक्त विकिरण है उसके रूप में विकसित होती है, जिसका लगभग 90% भाग वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो कौन सा गलत होगा यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे जो एनुअल रेंज टेम्परेचर है वो वर्ल्ड का 14 डिग्री सेल्सियस है ना। एनुअल एवरेज नियर सरफेसर ऑफ एयर टेम्परेचर इज 14 डिग्री, ना कि 12, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 98 में गलत बताना है। सामान्यतः वर्षा जल का जो pH है 5.6 होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वर्षा की प्रतिक्रिया H+ आयन बनाती है। अम्लीय वर्षा से तात्पर्य उन तरीके से जिनसे वायुमंडल से अम्ल पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। और भारत ने 1991 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के लिए अनुमोदन किया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो 99 में देख लेते हैं, सही की पहचान करते हैं कौन सा है। सतत विकास शब्द संभवतः 1970 के दशक के प्रारंभ में बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास संस्थान की संस्थापक थी, उनके द्वारा गढ़ा गया है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, जो 3 और 14 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की पहली बैठक मार्च 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुई थी। तो कौन सा सही होगा यहाँ? तो यहाँ ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 100, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला मुख्य जानवर एक सींग वाला गेंडा है और राष्ट्रीय हाथी परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट से हुई थी।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है 1969 में लुप्त प्राय, प्रवण और दुर्लभ जानवरों और पौधों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। यानी IUCN जारी करता है रेड डाटा बुक लिस्ट फॉर इंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड रेयर एनिमल्स के लिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2011 से 20 के दशक को जैव विविधता का दशक और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित करा है। कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ सिर्फ बी सही हो जाएगा। नेशनल एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है जिम कॉर्बेट से शुरू हुआ, ठीक है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि काजीरंगा में जो मुख्य जानवर है वो आपको देखेगा कौन? एक सींग वाला गेंडा, ये भी पर ठीक ही तो है। नहीं, ये गलत हो जाएगा यार, ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हाथी परियोजना की शुरुआत नहीं हुई थी, बाघ परियोजना की हुई थी ना, गलत होना चाहिए। यहाँ कर लो आप, इनमें से कौन सा गलत है, क्योंकि ये तीनों सही हैं, है ना। ACD सही है, बी गलत हो जाएगा, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना। एलिफेंट, नेशनल एलिफेंट प्रोजेक्ट नहीं, क्या शुरू हुआ था? नेशनल टाइगर रिजर्व जो है वो शुरू हुआ था, मतलब टाइगर का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिम कॉर्बेट से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितने हुए आपके सही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर